हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटिव। आई एम योर फ्रेंड साक्षी। और अकाउंट्स की ये हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर जो है उसका सेकंड कॉन्टिन्यूड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम अच्छे से कर चुके हैं और हम मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिकली आज के जो टॉपिक हैं वो 3 हैं। फर्स्ट इज बुक कीपिंग, स्टार्टिंग टॉपिक, लेटर ऑन और भी चीजें डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज अकाउंटिंग एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। तो वन बाय वन ये थोड़े से रिलेटेड सी टर्म है, इनके बीच का मीनिंग देखिए। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो हम मतलब इंटर रिलेटेड यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। लेट्स चेक व्हाट इज द डिफरेंस। तो सबसे पहले हम करते हैं बुक कीपिंग। मैंने इन दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में रखा है। फर्स्टली हमें जो है स्टेप्स ध्यान करने हैं। स्टेप्स कौन से थे जो मैंने प्रोसेस में बताए थे? स्टेप्स में क्या था? फर्स्ट वाज क्या था, आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफाइंग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं की है, प्रीवियस क्लास नहीं लगाई है, तो पहले उसको कवर कीजिए। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम उसको मेजर करते थे, मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एंड उसके बाद हमारा क्या था? थर्ड वाज रिकॉर्डिंग, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्या था यहाँ पे? एनालाइजिंग, नहीं पहले समराइजिंग था, फिर इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद आपका यहाँ क्लासिफाइंग भी तो था, लेजर में किया था ना हमने, इफ यू रिमेम्बर। क्लासिफाइंग। नंबर 5 इज समराइजिंग एंड 6th आपका क्या है यहाँ पे? इंटरप्रेटिंग एंड नेक्स्ट वाज द कम्युनिकेशन। ये मैं क्यों लिख रही हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो फर्स्टली आपका रिवाइज हो गया प्रीवियस क्लास, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे कैसे रिलेटेड है वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, बुक कीपिंग में हमारे कौन से स्टेप्स होते हैं? बुक कीपिंग में हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप अगर आप मिला दोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अगर आपने ये स्टेप्स देखे तो ये आपकी क्या बन जाती है? ये बेसिकली आपकी बन जाती है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज नथिंग, इट्स आइडेंटिफाइंग, इट्स मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग एंड फिर क्लासिफाइंग। ये 4 स्टेप अगर हमने किए तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तीनों क्या है टर्म्स? मैं ये सभी 7 टर्म्स आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर करवा चुकी हूँ। अगेन अगर नहीं आपने देखी है प्रीवियस क्लास तो पहले उसको कवर कीजिए। तो अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे? समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे। 3 चीजें आप किसमें करेंगे? अगर ये 3 चीज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं। आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई आई write all these points here. So bookkeeping is nothing, it's identifying of transaction, measuring, recording and classifying. Accounting is summarizing, interpreting and communicating. I guess it's clear to you. Now just have a look on the difference. Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions, measuring in terms of money, recording in the books of accounts and classifying. Recording कहाँ थी? जर्नल में। क्लासीफाई कहाँ था? लेजर में। आफ्टर दैट अकाउंटिंग क्या है? स्कोप देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बिजनेस भी आप करेंगे और इको भी करेंगे एंड आप अकाउंट्स में भी काफी है। तो जब भी आप डिफरेंस बताएंगे अलॉन्ग विद बेसिस बताएंगे। बेस अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद व्हाट? समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम, कम्युनिकेटिंग देम। समराइज किसमें था? अगेन ट्रेडिंग, P&L, balance sheet, and recording transactions, summarizing the recorded transaction, interpreting them and communicating them. ये अगर 3 स्टेप्स हो रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। अब देखिए, ये जो चीजें हैं, जर्नल है, लेजर है, ये बेसिकली रिकॉर्डिंग का काम है। तो ये आपकी जो स्टेज है कौन सी है? इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इनिशियल स्टेज है ये। और ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं?
समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये आपका बेसिकली फिर क्या हुआ, सेकेंडरी स्टेट। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे ये फिनिश होगा, ठीक है, वहां पे जो है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शन। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपका बन जाए, सो दैट कि आपको लेटर ऑन जो भी स्टेप्स लेनी है, जो भी अकाउंटिंग करनी है, एनालाइजिंग करनी है, वो उसके बेसिस पे आप कर सके। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहाँ बनता है। और अकाउंटिंग में क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। नेट रिजल्ट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पता लगाना, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जितने भी ऑपरेशंस है उसके रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन के रिजल्ट, एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है, आपके एंड यूजर्स, जो कि हम डिटेल में भी करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब अकाउंटिंग में क्या है इसका प्रोसेस, कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन बताओगे, आपके रिजल्ट बताओगे, नेट रिजल्ट क्या रहा है, एंड आफ्टर दैट यू विल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब में क्या है? दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। क्लैरिकल है ये। क्लैरिकल मतलब इसमें कुछ ऐसा आपको कोई एडवेंचर नहीं है, इसमें आपको बस रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसको आपको खाते बनाने हैं, सिंपल है, कुछ नहीं। आप जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसको जर्नल एंट्री कर दो, लेजर कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस बुक इज अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल मीन्स क्या, कि जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है अब हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है, तो उससे हमें प्रॉफिट लॉस पता लगेगा। और इट इज डायनेमिक इन नेचर, ये चेंजिंग है ऑब्वियसली, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, इस तरह से। परफॉर्मेंस, जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स द फंक्शन। ये जो है देखिए क्लैरिकल है तो जूनियर स्टाफ करेगा, ये बात आपको यहीं पे ही क्लियर हो गई है। एंड अकाउंटिंग क्या है? सीनियर स्टाफ। इसमें एनालिटिकल वर्क है तो क्लैरिकल लेवल के बंदे इनको नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको जैसे सीए हैं या जो इस लेवल का जो काम कर रहे हैं उन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। रिलेशन क्या है? बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ये बेस है, इसके ऊपर, इसकी बेस पे, इसके अंदर जो डिटेल्स होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने आपको 3 टर्म्स यहाँ बताई थी। फर्स्ट वाज बुक कीपिंग, सेकेंड वाज आपकी अकाउंटिंग, एंड थर्ड वाज अकाउंटेंसी। तो आपको ये दोनों होपफुली क्लियर है। तो ये डिफरेंस एक बार अच्छे से कर लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से सब कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी। देखो आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट्स अकाउंटिंग प्लस आप क्या कर रहे हो, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो। अभी प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, या फिर आप कहोगे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो। तो ये एक मोर वाइडर टर्म है रादर देन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो आपने कम्युनिकेट कर दिया, खत्म हो गई। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह की चीजों को उन पे अप्लाई कर रहे हो। और एक ओवरऑल एक वाइडर टर्म का आप यहाँ पे आपको मतलब यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अकाउंटिंग जो है ये आपको कहेंगे कि हम ये इट्स द अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज में क्या होगा, इट्स व्हाट, इट्स अकाउंटिंग प्लस जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो आपकी वो अकाउंटेंसी बन जाती है। तो अकाउंटेंसी इज नथिंग बट इट्स अकाउंटिंग प्लस फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स, इन सबको आप मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग हो जाती है। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स, देखिए अभी सिस्टमैटिक कैसे हुआ, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स बना दिए, अपने अकाउंट्स बना दिए, अपने खाते बना दिए, ठीक है। नाउ हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट देम। एएस में, एएस के हिसाब से कितना होगा, एएस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी 3rd चैप्टर में करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है, जब ये सब चीजें हम देखने लग जाते हैं तो वो आपकी अकाउंटेंसी बन जाती है।
इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को हम कैसे डील करेंगे, डेप्रिसिएशन, चलो ये तो उसमें हो गया है। वेरियस एस्पेक्ट अकाउंटिंग के यानी कि स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करेंगे। इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग में समराइज कर हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में हम अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम उसे समराइज करते हैं, बट अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि हाउ टू समराइज इट और हाउ टू आप उसको समराइज करेंगे, हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद है इन अदर वर्ड्स ऑफ कोलर आपका है अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आप पूरा टोटल थ्योरी भी हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस मतलब कि प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों का अगर हम मिला दे तो आपकी अकाउंटेंसी बन जाती है। तो है तो इंटर रिलेटेड से टर्म, माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इसमें भी डिफरेंस हो सकता है आपका। अकाउंटिंग इज नॉलेज, ये आपका क्या है, इट इज नॉलेज, वेयर इज अकाउंटेंसी इज नॉलेज, वेयर इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और एक्शन। ये क्या है आपका, प्रोसेस और एक्शन है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी, राइट। क्या आ गया ना रूल्स प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग क्या, इट्स नथिंग, आप जो है रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को जो कि अकाउंटेंसी में है उनको फॉलो करते हुए क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है आपकी, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। Thus, it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. देखिए कितनी अच्छी लाइन है। It can be said that accountancy is knowledge of accounting. Accounting की पूरी knowledge क्या है, accountancy, और accounting is the application of accountancy. Accountancy की application है। तो अगर ये आपको आ जाता है तो 1-2 मार्क में जैसे भी है। बेसिक मेरा जो पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रहे, विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अकाउंट्स अगर आपने एक बार क्रैम करना स्टार्ट किया, यू हैव टू, आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंडली, समझ आने के साथ साथ आपको इसमें क्रैम करना नहीं, आपको यू हैव टू रीड द अकाउंटिंग, तो वो चीज एक इम्पॉर्टेंट होती है। लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक। ये क्या है, अब देखिए अभी ये पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इतनी अच्छी पिक्चर है, ये तीनों का डिफरेंस आपको बता दिया। यहाँ पे आप जल्दी से, आप जहां भी हैं आप साथ साथ इसको करते रहिए। बुक कीपिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट इज आपका मेजरिंग, राइट, फिर आपका रिकॉर्डिंग और फिर आपका क्लासिफाइंग। ये सभी स्टेप किए तो आपने क्या किया, बुक कीपिंग की, यानी कि बुक कीपिंग इज अ नैरोएस्ट टर्म। अगर इन ये सब तो हो गए, इन सब के बाद आप क्या करते हैं, समराइज करते हैं, समराइजिंग, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। तो ये सब स्टेप्स जब हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, राइट, एंड हम कह सकते हैं बुक कीपिंग इज नैरोअर टर्म देन अकाउंटिंग। अब व्हाट इज अकाउंटेंसी, आप बुक कीपिंग भी कर रहे हो, अकाउंटिंग भी कर रहे हो, प्लस सभी रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, प्लस आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। जब आप ये करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी। तो अगर मोस्ट नैरोएस्ट टर्म कौन सी, अकाउंटेंसी, उससे कम नैरो अकाउंटिंग एंड उससे कम बुक कीपिंग। या फिर हम कह सकते हैं बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ आर पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। या आप ये भी कह सकते हो अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत सिंपल है, एज सच कोई टेक्निकलिटी इसमें है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, ऑब्जेक्टिव हेल्प्स यू, मतलब किस लिए आपको इससे क्या हेल्प मिलती है। फर्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको आप यहाँ क्या करते हो, उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ
व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितनी भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग होती है, इवेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। उसके बाद आप उसकी हेल्प से क्या करते हो, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बुक आपके पास है काफी अच्छे से वेल एक्सप्लेन दिया हुआ है आपको, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग है। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, हमें फिर अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारा लॉस कितना है, राइट। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स कितनी है, एसेट्स में आपको बता चुकी हूँ, दीज आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। एंड हमारी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी इज द मनी विच वी ओ टू आउटसाइडर, जो हमें बाहर वाले लोगों को जो चीजें, जो लोन देना है, इस तरह की चीजें हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। उसके बाद है आपकी असिस्टिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को आप असिस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। आपके पास सारे अकाउंट्स है तो पता होगा, मैनेजमेंट को पता लगेगा कॉस्ट कितनी है आपकी, अच्छा इनकम कितनी हो रही है, वेरियस हेड्स पता लगेंगे जहां जहां पैसा खर्च हो रहा है, वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कॉस्ट कटिंग करनी है, हमें सेल्स इंक्रीज करना है, किस सेक्टर में किस डिपार्टमेंट में हमें काम करना है, तो उस चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजमेंट को। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें भी ये हेल्प करती है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, अकाउंटिंग में ही क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं ना टू द यूजर। यूजर्स कौन थे, हमारे एंड यूजर्स हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वो भी हम करेंगे। आपको मैंने बताए थे कि आपके ऑनर यहाँ पे होते हैं यूजर, आपकी गवर्नमेंट होती है, आपके बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सभी आपके एंड यूजर्स होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी जो है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके यूजर्स होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब क्योंकि इसमें जो है जो अकाउंटिंग की हेल्प से आपके के सभी रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि कितनी जो है एसेट्स हैं बिजनेस जो ओन कर रहा है, तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कोई मिसयूज ना हो, तो बिजनेस एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग के, सबसे पहले है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा प्रॉफिट लॉस तो हमें पता ही है, साथ में हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन, बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस की कितनी है, वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता लगता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो हमें ये ना हम रिकॉर्ड्स करेंगे मेंटेन, और ना ही उनकी हेल्प से हम समराइज और इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करेंगे, और ये सब चीजें पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगी। उसके बाद असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल, मैंने अभी प्रीवियस भी बताया कि सारी डेटा, सारा इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट को मिलता है, जिसके बेसिस पे क्या कॉस्ट है, क्या कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं, कितना आपका स्टॉक है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को डिसीजन टेकिंग में भी हेल्प करेगा। उसके बाद रिप्लेसेस मेमोरी। मेमोरी कैसे, देखिए पहले के टाइम में, अब अगर आपको आज अभी आप अपना ही पर्सनल एक्सपेंस वो करते हो तो भी वो भी हम भूल जाते हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं पेन डाउन करते हैं। आपने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखा होगा एक्सपेंसेस को मेंशन करते हो, तो सोचिए बिजनेस के लिए तो कितना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस चीज को याद करना, तो मेमोराइज करना इतना सारा अकाउंट्स इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो दैट मेमोरी विल कन्वर्टेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब उसकी हेल्प से अब क्या होगा, सारा आपके पास लिखा हुआ प्रूफ है और उसको आप यूज कर सकते हो जिस भी तरह से आप फर्दर यूज करना चाहते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे दो तरह की है, इंटर कंपैरिजन एंड इंट्रा। इंटर में क्या होता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। देखिए आप होते ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज, ऐसे भी याद रख सकते हो, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। इंटर में क्या होगा कि जैसे हम मेजर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन जियो एंड एयरटेल, तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, आपने उनकी प्रॉपर जो है आपने उनको कम्युनिकेट किया है, तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो अब जियो की और आप एयरटेल की बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो, तो कंपैरिजन हो गया ये। हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कितना प्रॉफिट से कितना लॉस है। जब जियो आई थी तो बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस हुए थे, और टेलीकम्युनिकेशन तो फिर एकदम खत्म ही हो गई थी, बहुत सारी कंपनी तो हैवी लॉसेस में गई थी।
तो कंपैरेटिव स्टडी आपका एक तो इंटर कंपैरिजन हो गया, दूसरा हो गया इंट्रा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। विद इन कैसे, 2019 में आपके इतने प्रॉफिट्स थे, 2020 में इतने हैं, 2018 में इतने प्रॉफिट्स थे। तो हमारे पास क्या होगा, एक डेटा मेंटेन होगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए आपको पता होगा कि हमारे जी इतने प्रॉफिट हैं, हमारी इतनी इनकम है। अब टैक्स किस पे लगता है, आपकी इनकम पे, और जीएसटी भी आपको पता होगा किस पे लगता है, जीएसटी सेल्स पे लगता है। तो वो सभी रिकॉर्ड आपके कहाँ मेंटेन होते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स लग रहा है, टैक्स दो तरह के होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी है वो हम सेटल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जब हम हमारे अकाउंट बनाएंगे, हमारे खाते बनाएंगे, उन्हीं की तो हेल्प से हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा ना प्रॉफिट है, इनकम है, लॉस है, क्या चीजें, और उसी की बेसिस पे हमारी क्या डिसाइड होती है, टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमें टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें इसकी हेल्प से ही पता लगता है कि हमें एक्चुअल टैक्स पे कितना करना है। फैसिलिटेट्स लोन, अगर आप कहीं भी लोन लेने जाएंगे ना, तो लोन देखिए जो बैंक्स हैं और जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, वो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जहां उनको रिकवरी की उम्मीद होती है। अगर आपकी हालत ही बिल्कुल नहीं है आपके पास पैसे, तो नोबडी विल फाइनेंस यू, आपको कोई भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि एवरीवन थिंक कि रिटर्न कैसे होगा, राइट। तो जो लोन है वो क्या करेंगे, यानी कि जो बैंक्स हैं या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे। अकाउंट्स जैसे बोले तो आपकी P&L, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, इन सब चीजों को चेक किया जाएगा, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के बाद वो देखेंगे कि आपको देना चाहिए अमाउंट या लोन या नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो वो हमें कहाँ से, अब देखो हम फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताएंगे, हम अकाउंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, उसी के बाद ही तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। उसके बाद है एविडेंस इन कोर्ट में एज एविडेंस भी ये काम आते हैं। आज आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का क्लेम हो जाता है, या किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया, कोई आपका क्लाइंट था जिसको आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी, या जिसके साथ आप काफी डील कर रहे थे, XYZ किसी भी तरह का आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, और वहां पे अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है, बिजनेस डिस्प्यूट की बात कर रही हूँ, तो वहां पे आप अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हो एज अ प्रूफ कि जी देखिए इस डेट को ये हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन है, ये रहा इसका वाउचर, ये वाउचर है, और इस वाउचर होता है बिल, ये है इसका बिल, इन्होंने इस डेट को हमसे इतना सामान लिया था, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो वी कैन गिव प्रूफ विद द हेल्प ऑफ योर अकाउंटिंग, जो भी आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये इट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन कोर्ट, एक बहुत अच्छा एविडेंस बन जाता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली आपने अकाउंट बनाया है, आप एंड यूजर्स के साथ अपने उसको क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, इसका एक इम्पैक्ट जाता है। सेकेंडली अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है आपके प्रॉफिट कितने हैं, आपके लॉसेस कितने हैं, राइट, तो उसके बेसिस पे जो है फर्दर डिसीजन ले सकते हो, आपको जो है सेल्स इंक्रीज करनी है नहीं करनी है, तो यू कैन टेक द फर्दर डिसीजंस रिगार्डिंग योर बिजनेस। तो ये आपको सेल इंक्रीज करने में भी यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग कैसे कि आपको देखिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी सेल परचेज, आपकी प्रॉफिट लॉस आपको पता है। आपको जैसे सपोज करो कि आपने किसी एक ईयर में पर्टिकुलर 2019 में कोई ABC नाम की कंपनी थी, उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि जी हमारी कंपनी में ना प्रॉफिट्स एकदम से कम हो गए, ठीक है, प्रॉफिट कम हुए, तो उसका उन्होंने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एकदम से ना हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या लेबर ज्यादा लग रही है, किसी भी रीजन से। तो फिर अब उनको पता लग गया कि जी हमारे जो प्रॉफिट्स कम हुए हैं वो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हुए हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, जब वो अकाउंट्स बनाएंगे, वो कंपेयर करेंगे, आफ्टर दैट दे विल गेट टू नो दैट ना कि भाई आपके जो है प्रॉफिट्स कम कैसे हो रहे हैं। कोई और रीजन भी हो सकता है कि वेस्टेज ज्यादा हो रही है, वो भी आपके अकाउंट से ही पता लगेगा आपको कि आपने इतना रॉ मटेरियल दिया था और उसमें सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स बने,
तो ये सब चीजें जो हैं आपको कैसे पता लगेंगी, ये सब चीजें आपको अकाउंट्स की हेल्प से पता लगेंगी। और जब आपको आपकी कमियों का पता लग जाएगा देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर जितनी भी आपकी वीकनेस है, जो भी आपके लूप होल्स हैं, उन पे आप काम कर पाएंगे। तो ये भी एक आपका अच्छा एक एडवांटेज बनता है अकाउंटिंग का। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है आपकी, इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन, देखो अभी आप ना प्रिंसिपल्स करोगे, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, कुछ हम अजम्पशंस मान के चलते हैं, बहुत सारी इस तरह के, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस एक अनफॉर्चुनेट टाइम के लिए चलता रहेगा, हम इसको मान के चल रहे हैं। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दे दिया है, ठीक है, लोन दे दिया है, उन्होंने यही सोच ही दिया है ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, और लॉन्ग टर्म लोन आपको प्रोवाइड कर दिया है, सॉरी यहाँ पे आता है लोन। तो वो क्या होता है, उससे आपका बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे उन्होंने इस बेसिस पे कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि ठीक है लॉन्ग टर्म पे चलेगा, लेकिन कंपनी वहां पे बंद हो जाती है। दूसरा एक फैक्ट ये भी हो सकता है कि जितने भी आपके अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक प्रिंसिपल है ऑफ अकाउंटिंग में, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, जिसमें आप करंट वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, करंट वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करते, जिस वैल्यू पे आपने एसेट ली थी ना, जिस डेट को, उसी वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली राइट, ओके, एक्चुअल में तो उस एसेट की वैल्यू कितनी भी कम हो सकती है आपकी, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, बुक वैल्यू पे ही उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से, ठीक है, हम एस्टिमेटेड एक वैल्यू बता सकते हैं, नॉट फुली एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोविजंस प्रिंसिपल इस तरह से हैं जिनकी वजह से आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप जो है एक एस्टिमेशन ही बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं। आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस है, हमने प्रॉफिट और लॉस पता लगाया, प्रॉफिट और लॉस में ये किसको प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, आपकी सेल्स हुई, रादर इट इज इन क्रेडिट और कैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्रेडिट में है तो उसको सेल्स मानते हैं, जिसे हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो हम आगे करेंगे। आप इसको इतना समझिए, आपने सेल की और वो सेल जो थी वो क्रेडिट में भी थी और कैश में भी थी। आज की डेट में हमने इस क्रेडिट वैल्यू को क्या मान लिया, हमने इसको जो है इसको सेल किया और इसमें जो प्रॉफिट है वो कंसीडर कर लिया, और उसके लिए अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर सपोज करो इसके लिए कोई कैश रिसीव होगा ही नहीं, बहुत सारे आपके बैड डेट हो गए, बैड डेट होते हैं बुरे उधार, जिनकी रिफंड आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा आपका डूब गया। तो लेकिन प्रीवियस ईयर में जब ये सेल हुआ था, हमने तो इसको क्या किया, प्रॉफिट कंसीडर किया, तो दैट टाइम इट वाज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये क्या है, फुली एग्जैक्ट नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायजेबल वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू मैंने आपको बताया, ये हमेशा बुक वैल्यू को कंसीडर करता है कि बुक वैल्यू किसी भी चीज की क्या है, जिस रेट पे हमने ली थी, नॉट ऑन द वैल्यू जो आपकी क्या है, जिस प्राइस पे क्या है, नॉट ऑन द वैल्यू की जो करंट मार्केट प्राइस जो है उसकी है। तो इसमें जो जितनी भी एसेट्स होती है ना, वो हिस्टोरिकल बेसिस पे चलती रहती है, रिलायजेबल वैल्यू कितनी रिलीज होगी वो नहीं बताते हैं। आज देखिए, जैसे आपने कोई एसेट 5 लाख की ली थी 5 साल पहले, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगा के हमारे बुक्स में उसमें 4 लाख वो शो हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी करंट वैल्यू 2 लाख है, तो क्या है, ये रिलायजेबल वैल्यू एक्चुअल उसको इंडिकेट नहीं करता है। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटीज ऑफ एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट है, क्वालिटेटिव है, थोड़ा देखना स्पेलिंग का इसमें, अकाउंटिंग है ना, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच इज व्हाट, मेजरेबल इन व्हाट, मनी, जो रुपए में, पैसे में मेजर की जा सकती है। तो यहाँ पे हम देखिए, हम ये दिखाएंगे कि इतना सेल हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, पर हम कभी ये नहीं दिखाएंगे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहे हैं दे आर वेरी एफिशिएंट। तो हम बहुत सारी क्वालिटीज जो होती हैं एलिमेंट, उसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव को कंसीडर करती है, क्वांटिटेटिव जो है, जो कि देखिए इसमें क्या होगा
क्वांटिटेटिव एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, जो नंबर बोलेंगे, जो अकाउंट्स बोलेंगे, जो अमाउंट बोलेगी, जो मनी बोलेगी, उसी को ही लेंगे। भाई पैसे की बात करते हैं, ये कोई भी अच्छी क्वालिटी बिजनेस की ये कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द फैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस बोले तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। महंगाई क्या होता है बेटा कि सपोज आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा बताते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हमें 1 रुपए में बचपन में ना इतनी सारी चीज खा लेते थे, या कोई भी मतलब हमें इतना सारा सामान मिल जाता था। बट आज की डेट में 10 रुपए की भी वैल्यू नहीं है, जितना उनका हमारे इवन 100 रुपीज भी कम होते हैं, मतलब अगर हम उनके 1 रुपए से कंपेयर करें तो ये क्या है बेसिकली, इट इज द प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज है ये कि पैसा तो उतना है बट उसकी वैल्यू क्या हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई। जो 1 रुपए की वैल्यू आज से 30-40 साल पहले थी, वो आज उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अब जैसे ऐसे हमारे 5-10 साल में चेंज आता रहता है, और हर साल ही अभी तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये चेंज तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्राइस लेवल चेंज है, इसको अकाउंटिंग टोटली इग्नोर करता है, ठीक है, ये उसको कंसीडर ही नहीं करता। और प्राइस लेवल चेंज की वजह से काफी ज्यादा चेंजेस एक्चुअल में इकोनॉमी में और बिजनेस में आता है, लेकिन ये उसको इग्नोर करता है टोटली। उसके बाद अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग, विंडो को सजाना। और बिजनेस की विंडो क्या है बेटा? बैलेंस शीट, याद रखना। ये क्या करते हैं बेसिकली, वैसे समझाने के लिए, बैलेंस शीट क्या होती है? आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है, राइट। तो ये क्या किया जाता है बिजनेस में अकाउंटिंग की हेल्प से? एसेट्स को इंक्रीज, लायबिलिटीज को डिक्रीज, या कोई एक आपको एक फेक सी, मतलब जो एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन नहीं होती है, वो पोजीशन यहाँ पे आपकी शो कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो एंड यूजर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, पोटेंशियल यूजर्स, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे, आपने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट में फेक इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी। प्रॉफिट्स नहीं थे, प्रॉफिट्स दिखा दिया, एसेट्स दिखा दी, लायबिलिटी कम कर दिया, लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, ताकि आप प्रॉफिट्स जो हैं अपने ऑनर्स को कम दे पाओ। ये जो चीजें थोड़ा नहीं समझ आए तो जब आप 11th पूरा कर लेंगे तो आप समझ आ जाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ कहूंगी, एक वर्ड यूज करूंगी, फेक या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है, राइट। अब वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की वजह से अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो आपके बिजनेस में क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसके सामने तो आपकी फेक इमेज है, सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हैं। अब उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, और जो कि क्या है, एक तरह से चीटिंग हुई ना उनके साथ, क्योंकि कंपनी में एक्चुअल में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। एक सहारा कंपनी का केस हुआ था, अगर आपको याद हो, नहीं याद होगा, सहारा कंपनी के पुराने क्रिकेट के उस पे जो हमारी जर्सी होती थी ना क्रिकेटर्स की, उसके ऊपर बैजेस भी होते थे। सहारा एक टाइम में बहुत अच्छी कंपनी थी, बट वो हैवी लॉसेस में चल रही थी, और उनके जो ओनर हैं, और वो सीए राजा याद नहीं है मुझे, ऐसे कुछ नाम था उनका। तो वो क्या किया था उन्होंने क्या किया, एक बैलेंस शीट गलत बना दी। और जो सीए था, सीए का काम क्या होता है? ऑडिट करना होता है। ऑडिट करता है, वो चेक करता है कि आपके अकाउंट्स आके चेक करेगा कि आपने सब कुछ सही से किया है नहीं, और उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट देता है और वो साइन कर देता है। जब सीए ने साइन किया तो क्या हुआ? अभी इसका भी एक लॉजिक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्यों सीए से साइन कराते हैं। देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उनका क्या होता है, अब उन्होंने वो बना दी, अब उन्होंने क्या किया, उसे पब्लिश कर दिया, और पोटेंशियल इन्वेस्टर उसे देख रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये बात देखिए, किसी के माइंड में आई कि आपने ये नहीं सोचा कि ये तो फेक भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, और इससे क्या होगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर का लॉस हो जाएगा। बट उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सीए जो होता है वो ऑडिट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में सीए से ऑडिट करवाई हुई ही बैलेंस शीट्स और ये होते हैं, आपके एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, वो सीए साइन कर देता है। दैट मीन्स क्या है, वो ऑथेंटिकेट हो गया कि भाई ये जेन्युइन है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अब हम आते हैं वापस से सहारा पे। तो सहारा में क्या हुआ कि कंपनी में लॉसेस चल रहे थे, उन्होंने फेक अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, एंड सीए ने भी साइन कर दिए, सीए ने भी साइन किए वहां पे। अब बाद में जो है क्या हुआ, पता लगा कि कंपनी तो हैवी लॉसेस में चल रही है,
लॉसेस में है कंपनी और ये अननेसेसरीली आपको प्रॉफिट शो किए हुए हैं, तो उनकी पूरी जो है चेकिंग हुई, इंस्पेक्शन हुई, उसके बेसिस पे पता लगा कि कंपनी हैवी लॉसेस में है। उस टाइम पे जहां तक मुझे याद है कि 1,000 रुपए का शेयर था, पता नहीं है एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, सहारा का एक शेयर की वैल्यू बता रही हूँ मैं, वो घट के 10 रुपए पे आ गया था और बाद में तो इससे भी कम हो गया था, 8-9 रुपए पे भी आ गया था। इतना ज्यादा लॉस हुआ था जब ये बात डिस्क्लोज हुई थी। तो देखिए विंडो ड्रेसिंग पे मैंने आपको कितनी कहानी बता दी। तो विंडो ड्रेसिंग यही है कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग की हेल्प से जो है फेक इंफॉर्मेशन विंडो को सजा दिया जाता है, बेसिकली बैलेंस शीट को आपको जो है चेंज कर दिया जाता है और हम कह सकते हैं मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो आज की आपके लिमिटेशंस तक ही हमारा टॉपिक है, उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारा पूरा यहाँ पे आप हमारा टारगेट ये है कि हम टाइमली जो है आपका ये कोर्स कंप्लीट कराएं। तो आपको बस एक काम करना है, जितना भी हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें इस वीडियो को। आई एम डूइंग माई बेट, इट्स योर टर्न। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।